आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं मुश्ताक अहमद आप सभी के सामने आज हाजिर हूं और हम आज बात करेंगे इतिहास के बारे में, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। हम बहुत सारी चीज़ें जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ें हमसे रह जाती हैं, कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। तो इतिहास दुनिया के सबसे रोचक जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक माना जाता है। तो इतिहास की इन विभिन्न धाराओं के बारे में आज मैं आपके साथ बात करूंगा। वैसे तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर कहीं आपको कुछ न कुछ सुनने को मिल जाएगा और इसकी बातें आसपास कहीं न कहीं होती ही रहती हैं। अगर आप कहीं लंबी यात्रा पर निकले हैं तो रास्ते में समय बिताने के लिए यानी समय पास करने के लिए भी कई बार इतिहास की बातें होती हैं। लोग इतिहास की बातों के माध्यम से अपने समय को व्यतीत करते हैं। लेकिन जिस इतिहास की मैं बात कर रहा हूँ वो एक वैज्ञानिक अध्ययन है अतीत का। एक लाइन में अगर मैं परिभाषा दूं इतिहास की तो आप लोग शायद समझ सकते हैं कि इतिहास जो है वो अतीत का एक वैज्ञानिक और तार्किक अध्ययन है। यह माना जाता है कि इतिहास लेखन की शुरुआत वैज्ञानिक तरीके से सबसे पहले यूनानी सभ्यता में हुई। वहाँ के एक विद्वान थे हेरोडोटस। उन्होंने एक क्रम के आधार पर इतिहास को यानी अतीत की घटनाओं को लिखा था और वही आज इतिहास के पिता के रूप में हम उनको जानते हैं। और उन्होंने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया। उसी किताब के आधार पर इतिहास का नाम जो है वो हिस्ट्री पड़ा। इतिहास के दो स्रोत होते हैं मुख्य तौर पर। एक तो पुरातात्विक साक्ष्य जिनको हम आर्कियोलॉजिकल कहते हैं, जैसे कि बहुत सारी कहीं से हमें कोई बर्तन मिल जाए, हड्डियां मिल जाए, जीवाश्म मिल जाए या हमें कोई मोहरें मिल जाए या इस तरह के कोई भी हमें जीवाश्म या कोई भी ऐसी वस्तु प्राप्त होती है जो प्राचीन काल में हमें खुदाइयों में मिलती है, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं। दूसरे लिखित स्रोत होते हैं जिनमें कुछ धार्मिक किताबें भी हो सकती हैं, जैसे कि वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद और जातक कथाएं और जैन धर्म की बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं जिनसे हमें उस समय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ यात्री जो भारत में आए उन्होंने भी भारत के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें दी हैं। जैसे प्राचीन काल में फाहियान, हुएनसांग जैसे, इत्सिंग जैसे चीन के यात्री आए थे जिन्होंने बहुत कुछ लिखा है भारत के बारे में, उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलकर अल-बिरूनी आए, अल-मसूदी आए, अब्दुल रज्जाक आए, टेवर्नियर आए, बर्नियर आए। ये लंबी श्रृंखला जो है भारत में यात्रियों की रही है जिससे हमें इतिहास की समझ हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा भी कुछ किताबें हैं, जैसे कि प्राचीन काल में अगर हम जाएं तो चाणक्य का अर्थशास्त्र है, कालिदास की किताबें हैं। मध्यकाल में अगर हम आते हैं तो जो है बर्नी की कुछ किताबें हैं, जैसे कि तारीख फिरोजशाही, फतवाए जहांदारी। अकबर के समय में अकबरनामा लिखा गया, औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी। इस तरह की बहुत सारी किताबें हमें मिलती हैं जिनके आधार पर हम इतिहास को समझते हैं। तो इस तरह से इतिहास एक वैज्ञानिक अध्ययन है। उस संबंध में हम कोई कल्पना या कोल कल्पित बातें हम नहीं कह सकते। इसलिए इतिहास एक बहुत ही रुचिकर विषय है। कई विद्वान तो इतिहास को एक विज्ञान मानते हैं क्योंकि इतिहास की समझ बिल्कुल साफ होती है। समय के साथ बहुत सारी सभ्यताओं ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया और अपने समय की वो बहुत अच्छी सभ्यताएं मानी जाती थी। जैसे कि मिस्र की सभ्यता अपने समय की बहुत बड़ी सभ्यता थी जिसमें प्रावड़ियों का निर्माण हुआ। उसी तरह से भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े बड़े नगर थे। उसी तरह से यूनानी सभ्यता थी जिसमें सुकरात और प्लेटो जैसे विद्वान पैदा हुए। उसी तरह से रोमन सभ्यता थी जिसमें बहुत सारे बड़े स्तर पर जो है आर्ट और आर्किटेक्चर का निर्माण हुआ और बहुत सारे विद्वान पैदा हुए। इस तरह से हम ये देखते हैं कि मानव जीवन शुरू से लेकर आज तक बहुत सारे उतार चढ़ावों से गुजरा है। जहाँ मध्यकालीन यूरोप में चर्च और सामंतवाद का डोमिनेशन था, उस समय चर्च में जहाँ बहुत ज़्यादा अंधविश्वास थे और सामंतवाद से बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता आ गई थी, उन सब से जनता को बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा था। उसी काल में हम ये देखते हैं कि अरबी दुनिया में यानी अरब साम्राज्य में उस समय हारून रशीद और अल-मेमून जैसे बड़े बड़े खलीफा हुए जिन्होंने बड़े स्तर पर ज्ञान और विज्ञान को बढ़ावा दिया, तकनीक को बढ़ावा दिया। वहाँ बहुत ज़्यादा फिलोसोफर्स पैदा हुए। इसी अरब साम्राज्य से भारत में जो है अल-मसूदी और अल-बिरूनी जैसे यात्री यहाँ पर आए थे। उन्होंने भारतीय समाज को समझा और भारत के बारे में हमें इन्हीं विद्वानों से बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो हम ये मानते हैं कि पूरे विश्व का इतिहास एक चक्र में घूमता है और मानव इसके साथ साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। अगर हमें किसी भी समाज को समझना है तो सबसे पहले उसके इतिहास को समझना होगा, तभी हम उस समाज की मानसिकता को समझ सकते हैं। ऐसा ही काम अंग्रेजों ने भी किया।
जब अंग्रेजों ने भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने भारत के प्राचीन ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना इसलिए की गई कि भारतीय संस्कृति को समझा जा सके। इस क्रम में मैक्स मुलर जैसे विद्वानों ने, विल्किंसन जैसे विद्वानों ने काफ़ी हद तक बहुत काम किया ताकि भारतीय समाज को समझकर अंग्रेजी शासन को भारत पर अच्छी तरह से चलाया जा सके। भारत में सदियों से चली आ रही इसी एकजुटता की चिंता ब्रिटिश काल में भी अंग्रेजों को बनी रही, क्योंकि उनको ये पता था कि यही एकजुटता अंग्रेजों को लंबे समय तक यहाँ पर शासन करने नहीं देगी। इसलिए उन्होंने भारतीय इतिहास का सांप्रदायिकीकरण किया। उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया। प्राचीन काल को उन्होंने हिंदू काल कहा, मध्य काल को उन्होंने मुस्लिम काल कहा और अपने काल को उन्होंने आधुनिक काल कहा, जो किसी भी स्तर पर उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि समाज को धर्म के नाम पर बांटने से समाज में विभेदीकरण होगा और समाज में विभाजन होगा। अंग्रेजों की यही नीति भारत के लिए नुकसानदायक साबित हुई और आगे चलकर 1947 में इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ, जिसका प्रभाव कहीं न कहीं हम आज भी भारतीय समाज पर देखते हैं। इस तरह से इतिहास बहुत उतार चढ़ाव से गुजरकर यहाँ तक हमारे को लेकर आया है। तो हमें इतिहास को समझकर आज की दुनिया को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसको ये समझा जाए कि भारतीय समाज में जातिवाद कैसे है, भारतीय समाज में सांप्रदायिकता कैसे है, या भारतीय समाज की समस्याओं को अगर समझने की कोशिश की जाए तो उसकी सारी जड़ें आपको भारतीय इतिहास में मिलेंगी। अतीत के अनुभवों के आधार पर हम अपनी ज़िंदगी के फैसले तय करते हैं ताकि हम अच्छे निर्णय ले सकें, हम अच्छे फैसले कर सकें, अपने व्यक्तिगत जीवन की योजनाएं बना सकें, अपने देश की योजनाएं बना सकें। जैसे कि स्वतंत्रता आंदोलन जब हमारा चल रहा था तो उस समय हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसलिए योगदान दिया कि वो अंग्रेजों जैसी दास्ता को ख़त्म करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत के आने वाली पीढ़ियां इस दंश को ना झेलें, इसलिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया, वो फांसी के फंदों पर जुड़ गए। ये उनकी कुर्बानियां आज हमारे काम आई। आज हम खुले देश में सांस सिर्फ इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी बहुत सारी कुर्बानियां हमारे लिए दी थी और हम आज उन सभी कुर्बानियों की बदौलत एक आज़ाद देश में रहते हैं। उसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों को हम कभी नहीं भुला सकते। वो हमारा इतिहास जरूर है लेकिन हमारे लिए प्रेरणा है। तो हमें इस बात को समझकर कार्य करने की जरूरत होती है कि हम भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि वो हमें याद रखें। इतिहास की इस यात्रा में 2 धाराएं हमेशा चलती रही। एक धारा सृजनकारी थी जिसने इस प्रकृति को अच्छा बनाने की कोशिश की, और आज हम आधुनिक मानव के रूप में स्थापित हो चुके हैं। तो आज भी मानव के सामने 2 ही प्रकार की धाराएं हैं जो इतिहास से चलती आ रही हैं, एक अच्छी और एक खराब। आज एक तरफ मनुष्य ने एटम बम और हाइड्रोजन बम बनाकर अपने लिए विनाशकारी जमीन तैयार कर ली है, तो दूसरी तरफ व्यक्ति ने हवाई जहाज तैयार कर लिए, बड़े बड़े महानगर स्थापित कर लिए, मेट्रो रेलवे का निर्माण कर लिया। उसके अलावा हमने समुद्र में शहर बसा लिए, हमने जो है समुद्रों से परिवहन की यात्राएं शुरू कर दी। तो इस तरीके से आज मानव के पास अतिशय सुविधाओं का दौर है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में जी रहे हैं तो ये यात्रा एक अनोखी यात्रा है जिसको हम इतिहास के दृष्टिकोण से समझे तो पता चलेगा कि मनुष्य जंगलों से निकलकर यहाँ तक पहुंचा और आज हम बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड एक व्यक्ति के तौर पर स्थापित हैं। तो हमें इसके लिए अपने पूर्वजों का ऋणी होना चाहिए। उनके द्वारा जो हमें ज्ञान दिया गया, जो हमारे तक पहुंचा, उसका हमें संवार कर आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो यही मेरा संदेश है और यही हमें करना चाहिए। धन्यवाद।